तो बच्चों आज हम बोर मॉडल की लिमिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बोर मॉडल को कम्प्लीटली समझ लिया था, अच्छे से हमने उसको सीख लिया था। तो इस लेक्चर में हम लोग बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा बोर मॉडल जैसे हमने रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक थे, उसकी लिमिटेशन थी, इसीलिए बोर मॉडल का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड में कुछ कमियां थी। उन कमियों को पूरा करने के लिए नील बोर साहब ने अपना एक मॉडल दिया और उनकी जो कमियां थी उनको पूरा किया, कंप्लीट किया। अब ऐसे ही बोर मॉडल ने जो अपना मॉडल दिया, जब आगे फर्दर डेवलपमेंट हुए, आगे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, तो उसमें भी कुछ लिमिटेशन आ गई, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक हो गए। फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट मॉडल और बनाया जाता है, राइट, उसको हम स्टार्ट करेंगे जैसे इसके बाद में। तो सबसे पहला बेटा लिमिटेशन ये है, सबसे पहला लिमिटेशन बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा लिमिटेशन है कि भाई बोर मॉडल में जो रदरफोर्ड के दो ड्रॉबैक थे कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड। वो दोनों के दोनों कमियां या दोनों कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन कर दिए थे? नील बोर साहब ने। इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया? रदरफोर्ड को लीड कर गया। अब जनरली क्या होगा कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो उन्होंने सिखा दिया अच्छी तरह से, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही सिखाया केवल, इसके अदर में जो दूसरे एटम हैं, हाइड्रोजन के अदर में जो बहुत सारे एटम हैं, उनके स्पेक्ट्रम को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस मॉडल unable to explain the spectrum for multi-electron atom। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये रदरफोर्ड मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक बच्चों, अच्छा, ये पहला ड्रॉबैक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा ड्रॉबैक क्या है? इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने क्या बोला, एक्चुअली में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम बनते हैं बच्चों, जब भी किसी एटम पर लाइट को स्पेक्ट्रम मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया, अच्छे से, बहुत बढ़िया से मैंने डिस्क्राइब किया है। जब भी किसी एटम के ऊपर कोई लाइट सोर्स से लाइट एमिट होती है, लाइट गिरती है इसके ऊपर, तो वहाँ पर बेटा ट्रांजिशन होता है, और जब ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और जंप करने पर वहाँ पर रेडिएशंस निकलती है, और रेडिएशंस रेस्पॉन्सिबल होती है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बेंड पड़ जाते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के। ये आप लोग जानते हैं। तो जनरली क्या होगा बेटा? दूसरा क्या होगा? दिस मॉडल इट इज unable to explain, ध्यान दीजिएगा, explain the splitting of spectral lines की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, राइट। अब स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग क्या होती है भाई? जनरली क्या होता है कि अगर कोई स्पेक्ट्रम लाइन होती है, कोई स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस होती है, जब इनको हम क्या करेंगे, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर इस स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास कराते हैं, तो क्या होता है भाई? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास कराते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी? स्प्लिट हो जाती है। तो क्या होगा? दीज लाइन गेट स्प्लिट हो जाती है भाई। अब स्प्लिट होगी, सच स्प्लिटिंग इज कॉल्ड, इस टाइप की स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बेटा जीमान इफेक्ट बोलते हैं, इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये बोर मॉडल इस जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में अनेबल रहे, इसीलिए यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आ गई, इसलिए इसके अंदर ड्रॉबैक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे, अगर ये स्पेक्ट्रम लाइन को दीज लाइंस गेट स्प्लिट, ध्यान दीजिएगा, स्प्लिट, सच स्प्लिटिंग इज कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्क इफेक्ट।
स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। इन बात को ध्यान रखना कि जब भी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास कराते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है, वो टूट जाती है। कौन? स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है डिफरेंट लाइंस में। उनको हम क्या बोलते हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास कराते हैं तो जीमान इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको पास कराते हैं तो बेटा क्या बनता है? स्टार्क इफेक्ट बनता है। लेकिन इन दोनों इफेक्ट को ये मॉडल नील बोर साहब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो यही इसकी दूसरी सबसे बड़ी क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। राइट, ये दूसरी लिमिटेशन। तीसरा लिमिटेशन क्या है बेटा? थर्ड लिमिटेशन क्या है? इट इज दिस मॉडल या इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एटम। एटम से मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये इसका तीसरा ड्रॉबैक होगा बेटा। ये हमारा क्या होगा? तीसरा ड्रॉबैक हो गया। इन बातों को बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से नोट कर लेना। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। और बेटा एक फोर्थ मॉडल और देख लेते हैं। जनरली क्या होगा? जो नील बोर ने जो मॉडल दिया था वो काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया था, बिल्कुल सही था। लेकिन इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक ये भी था कि नील बोर ने जो एटम का मॉडल दिया था वो फ्लैट दिया था, 2 डायमेंशनल में दिया था। लेकिन एक्चुअल में जो बाद में डिस्कवरीज हुई उससे ये प्रूव हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज 3 डायमेंशनल। लेकिन नील बोर ने जो मॉडल बताया लोगों को वो क्या था बेटा? फ्लैट मॉडल था, 2 डायमेंशनल मॉडल था। 3 डायमेंशनल के बारे में उसमें कोई बात नहीं कही गई। तो जनरली क्या होगा इसमें? फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे इसमें, इन बोहर मॉडल एटम इज फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होगा? 2 डायमेंशनल। मैं इसको 2 डायमेंशनल लिख देता हूं, 2 डायमेंशनल। बट आफ्टर more observation atom is 3 डायमेंशनल। बात को ध्यान से सुनना। राइट, तो ये हमारे बेटा 4 ड्रॉबैक्स हो गए या इसकी लिमिटेशन होगी। इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ दूसरे इफेक्ट लगते हैं, दूसरे मॉडल आते हैं। तो बेटा इन 4 लिमिटेशन को अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर लो, नोट कर लो बढ़िया से। फटाफट से हेडिंग डाल लो आप लोग, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। पहले हेडिंग लगाओ लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, और इसके बाद में ये पॉइंट आपको सबको अच्छे से नोट करो। जल्दी नोट करिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कर दीजिए बेटा, क्योंकि हम जो आगे अब कंप्लीट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं बेटा। अब हम उसको, मैंने क्या बोल दिया कि बोर मॉडल क्या क्या बिल्कुल सारा सही था, केवल फ्लैट मॉडल पर आके बात रुक गई थी, 2 डायमेंशनल में बात आके रुक गई थी। लेकिन जब आगे इसकी डिस्कवरीज हुई, आगे इसका मॉडिफिकेशन हुआ, तो उस मॉडिफिकेशंस में ये बोला गया बेटा कि भाई ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो अब जो सारे एक्सपेरिमेंट हुए, सारे जो मॉडल बनाए गए वो 3 डायमेंशनल बेसिस पर बनाए गए। राइट, तो इसके आगे नील बोर के मॉडल के बाद में हमारा जितने भी मॉडल हम स्टार्ट करेंगे, जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे बेटा 3 डायमेंशनल एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले इन बात को फटाफट से फर्स्ट पॉइंट लिखना बेटा। जब तक मैं नोट करने के लिए ना बोलूँ तब तक आपको बिल्कुल भी पेन और कॉपी नहीं उठाना है। जब पूरा का पूरा कंटेंट मैं यहाँ पर समझा दूँ उसके बाद में एक एक पॉइंट करके नोट करना। प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बातों को हमें सीखना है और उन बातों को हमें यहाँ पर नोट डाउन भी करना अपनी फेयर कॉपी में। गॉट इट? समझे बच्चों? तो फटाफट से लिखिएगा। पहला ड्रॉबैक है, दिस मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम। मतलब स्पेक्ट्रम केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन किए थे इन्होंने, स्पेक्ट्रम केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एक्सप्लेन किए थे। इस बात को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। आता है बेटा, बोर मॉडल की लिमिटेशन आती है हमारे एग्जाम में। गॉट इट? दूसरा क्या है, नोट कर लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो आप लोग, क्या है दूसरा पॉइंट? इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन।
इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। और स्पेक्ट्रम लाइंस की स्प्लिटिंग अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं बेटा, और इन स्पेक्ट्रल लाइन की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो इसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, जो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस बात को बहुत क्लियरली जान लेना, समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। गॉट इट। अब इसके आगे लिखा थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एटम, कि एटम से मॉलिक्यूल किस टाइप से बनते हैं ये भी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके आगे जो इफेक्ट आने वाले हैं उनसे हम पता चलेगा कि एटम मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, बॉन्ड कैसे बनाता है। गॉट इट। और 4 पॉइंट क्या बेटा, इन बोर मॉडल इट इज फ्लैट। एटम जो होता है बेटा वो क्या होता है, फ्लैट होता है। बट आफ्टर मोर ऑब्जर्वेशंस एटम इज 3 डायमेंशनल होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया बोर मॉडल में, जो नहीं बताया गया था। गॉट इट। अब हम आगे बेटा इसको रफ कर रहे हैं, इसको नोट कर लिया है। अब हम आगे इसको एक एक पॉइंट करके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इन पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से समझना है, तरीके से समझना है। राइट। चलिए, ये जो पॉइंट आगे बताए जा रहे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे एनसीईआरटी में रेफरेंस बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एक नहीं बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। मैंने कल भी आपको न्यूमेरिकल कराए थे बेटा, वो कल न्यूमेरिकल जो कराए थे उनको भी आप कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। चलिए, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ बेटा, मैंने लिखा हूँ डी ब्रोगली इक्वेशन। बात सुनना मेरी बात को। अब बोर मॉडल के बाद में हमारे नए कॉन्सेप्ट चलने शुरू हो गए। डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली मॉडल है। राइट। मतलब अब जो बात की जा रही है, अब कुछ इन दोनों से रदरफोर्ड मॉडल और नील बोर मॉडल से कुछ हटके बात होंगी सारी, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर बात होंगी अब, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, ये डी ब्रोगली इक्वेशन हमारा। अब ये डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है भाई। अब ये एटम के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, जरा मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, दिमाग खोल के सुनना है, बहुत आराम से। कॉपी पेन आप साइड में रख दीजिए, बिल्कुल भी नोट नहीं करेंगे। जब मैं नोट करने के लिए बोलूं तब आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, बहुत आराम से अच्छे से नोट करना है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी केवल डी ब्रोगली इक्वेशन मैंने लिखा, तो इस बात को केवल सुनना है और दिमाग में इसको बैठाना है, फिट करना, समझना अच्छे से। तो बेटा डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि भाई जैसे मैक्स प्लैंक, मेरी बात सुनना, क्वांटम थ्योरी मैंने कराई थी आपको पिछले लेक्चर्स में, और मैक्स प्लैंक ने बोला था कि लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट बोला मैंने, लाइट हैव डुअल नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर एंड अदर इज वेव नेचर। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मैं क्या काम करता हूँ, डी ब्रोगली साहब ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से लाइट के 2 नेचर होते हैं, जिस तरह से लाइट के 2 नेचर होते हैं, उसी तरह से मैटर, दुनिया में जो भी मैटर है, इट ऑल्सो हैव डुअल नेचर, इट ऑल्सो हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। जनरली क्या बोलते हैं बेटा, अब तक जो हम पढ़ते रहे आए हैं उसमें एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो बिहेव कर रहा है एज ए पार्टिकल। अब तक कोई आइडिया नहीं लगाया, कोई आइडिया, आसपास तक कोई आइडिया नहीं था इनके पास में, नील बोर के पास में और रदरफोर्ड के पास में, कि इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकता है। तो केवल पार्टिकल नेचर हम पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टिकल का, मैटर का मतलब बेटा क्या होगा, मास और स्पेस होगा। उसके पास में इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो सीधी बात है, मास होगा तो उसको कुछ स्पेस भी घेरेगा, तो वो मैटर है। तो बोल रहा है कि डी ब्रोगली साहब बोल रहे हैं कि मैटर में पार्टिकल नेचर तो होता ही है, उसके अंदर वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर वेव नेचर भी। पार्टिकल तो सब लोग जानते थे पहले से ही, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि डी ब्रोगली बोल रहे हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो बहुत छोटी बॉडी होती है, वो बहुत बड़ी, जो बहुत मैक्रो बॉडी होती है, मैक्रो ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, वो नहीं शो करेगा। लेकिन ये डी ब्रोगली इक्वेशन केवल माइक्रो स्पीसीज के लिए, माइक्रो ऑब्जेक्ट के लिए, माइक्रो मैटर के लिए, जो छोटे छोटे मैटर होते हैं, बहुत ही माइन्यूट मैटर होते हैं, वो
वेव नेचर भी शो कर सकते हैं। वेव नेचर भी क्या कर सकते हैं बेटा, शो कर सकते हैं। बात को ध्यान ना, ये बात आपका एक नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाला है, एकदम क्लियर बात होने वाली है कि एटम एक्चुअल में दिखता क्या है। अब तक हमने रदरफोर्ड मॉडल, नील बोर मॉडल में जो बात किया वो ठीक किया बिल्कुल, लेकिन अब इसमें कुछ एडवांस मॉडिफिकेशन होने जा रहे हैं। बात वही क्या होगी, बात वही होगी, बस उसमें मॉडिफिकेशन होते जा रहे हैं। तो बेटा डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला, डुअल नेचर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डुअल नेचर ऑफ मैटर बोल रहा हूँ, मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, मैटर ऑल्सो हैव डुअल नेचर, मैटर ऑल्सो हैव डुअल नेचर। डुअल नेचर होता है मतलब पार्टिकल नेचर तो होता ही है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर ये तो होता ही है बेटा, बट दूसरी बात इसमें स्टेटमेंट बोला गया, इट ऑल्सो हैव वेव नेचर, इसके अंदर वेव नेचर ऑफ मैटर वेव नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। मेरी बात को सुनना ध्यान से बेटा, ऑलरेडी जानते थे कि पार्टिकल नेचर है, लेकिन वेव नेचर भी होता है, ये बताया किसने, डी ब्रोगली ने। प्रूव भी क्या था और इसका सपोर्ट भी क्या था, दो साइंटिस्ट बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर। उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया था कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो राइट। तो क्या होगा, वेव नेचर होता है। अब क्या होगा इसमें, वेव नेचर ऑफ मैटर की बात करूँ, ये तो मैं बात करूँगा नहीं क्योंकि ये तो बात जानते हैं हम लोग। तो क्या होगा, द माइक्रोस्कोपिक, ध्यान देना, माइक्रोस्कोपिक बोल रहा हूँ बेटा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटी बॉडी, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैटर बोल सकते हैं, मैटर, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैटर विच मूव विद ए हाई स्पीड then such object or matter behave like a wave, मतलब कोई भी मैटर, माइक्रोस्कोपिक मैटर जो बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करता है, वो क्या करेगा बेटा, वेव की तरह ट्रेवल करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से तौर से समझाऊं मैं, जैसे बेटा हमारे रूम में फैन होते हैं, फैन है ना, सीलिंग फैन होते हैं। अब जनरली क्या होगा, मैं उसे एडजस्टर से अगर मैं धीमी स्पीड से चलाता हूं, जब कोई फैन धीमी स्पीड से चल रहा होता है तो बेटा उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो इसकी ब्लेड्स होती हैं, वो हम आराम से उसको देख सकते हैं अगर धीमी स्पीड से चल रहा है। लेकिन अगर मैं उसके एडजस्टर से उसकी स्पीड को हाई कर दूं तो उसके ब्लेड, जो इसके पंखुड़ी होती है, वो हमें दिखना बंद कर देता है, और जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि वो कंटिन्यूअस मैनर में ब्लेड जो है वो लगातार मैनर में रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब जब धीमी स्पीड से था तो हमें हर एक ब्लेड दिख रही थी, मतलब वो पार्टिकल की तरह दिख रहा था। लेकिन जब स्पीड हाई हो गई तो वो ब्लेड, वही ब्लेड कंटिन्यूअस मैनर में दिखाई दिया, और कंटिन्यूअस मैनर में कोई मूव करता है तो बेटा वो वेव ही तो होता है। अगर वो कोई चीज़ कंटिन्यूअस मैनर में ट्रैवल करे तो वो वेव होता है। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं माइक्रोस्कोपिक की, अगर मैक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी बॉडीज़ की बात भी करूँ, अगर वो इतनी स्पीड एक्वायर कर ले कि वो कंटिन्यूअस मैनर दिख जाए, कंटिन्यूअस मैनर में स्पीड कर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं एक टाइप से अज्यूम कर लूँ कि कोई भी दुनिया में ऑब्जेक्ट अगर बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करने लगे तो वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करने लगेगा, वो वेव की बिहेवियर शो करने लग जाएगा। कोई भी मैटर हो, चाहे स्मॉल मैटर हो, चाहे बिगर मैटर हो, लार्ज मैटर हो, बड़ा मैटर हो, हैवी मैटर हो, राइट है ना। तो यहाँ ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइक इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा स्पीसीज होता है, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही बात की गई है ना। लेकिन इसके आगे ऑब्जर्वेशन आगे भी प्रोसीड हो सकता है, लेकिन उस मैक्रो बॉडी का जो बड़ी बॉडी होती है मैटर की, उसके अंदर स्पीड इतनी होनी चाहिए कि उसकी स्पीड कंटिन्यूअस होने लग जाए। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होगा, इतना चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, राइट। इतना तो एयर जेट जो हमारे बहुत हाई स्पीड से चलते सुपरसोनिक होते हैं, वो भी इतना कंटिन्यूस मैनर नहीं दिखाते हैं। तो इसका मतलब केवल वो माइक्रो बॉडी के लिए ही ऑब्जेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन से बहुत तेज़ी स्पीड से मूव करता है, तो वो कंटिन्यूस मैनर दिखाता है। इसीलिए अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, अब वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा। नया कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होना शुरू हो गया अब यहाँ से, गॉट इट। नया कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो गया। बेटा इस बात को दिमाग में घुसा लीजिए, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग, है ना। क्योंकि अब डुअल नेचर डी ब्रोगली के इक्वेशन से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत हाई होगी, बहुत हाई होती है न्यूक्लियस की चारों तरफ, और वो इतनी हाई स्पीड होती है कि वो कंटिन्यूअस स्पीड कंटिन्यूअस मैनर में दिखने लगेगा। और कंटिन्यूअस मैनर में कोई चीज़ दिखती है तो उसी को तो वेव बोलते हैं, उसी को तो हम लोग वेव बोलते हैं भाई, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैटर विच मूव विद हाई स्पीड, देन सच ऑब्जेक्ट और मैटर बिहेव लाइक ए वेव लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ गए बेटा, मेरी बात समझ गए। तो नॉर्मली क्या होगा, अब मैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे में कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगा दी मैंने यहाँ पर ऑर्बिट, और ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जो लगा बेटा, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे कंटिन्यूस मैनर में मूव करेगा लाइक ए वेव। बात समझ में आ गई मेरी। तो वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस लाइक ए वेव। वेव की तरह क्या कर रहा है बेटा, वो ट्रेवल कर रहा है इस टाइम, राइट, अकॉर्डिंग टू। अब वेव की तरह ट्रेवल कर रहा है तो बेटा वेव के अंदर हमें पता है क्या है, वेव के अंदर जो होगी, वेव के अंदर जो होगी इलेक्ट्रॉन के एक पार्टिकल के अंदर क्या होगी, एनर्जी होती है। तो क्या होगा इसमें, इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए क्या पार्टिकल, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, देन इट्स एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहली इक्वेशन आ गई। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, according to Einstein, mass and energy related as कैसे, इक्वल टू mc स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी बेटा, आइंस्टीन ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करा उसका मास है और उसकी एनर्जी को रिलेट किया। अब दोनों एनर्जी को मैं एक दूसरे से रिलेट कर देता हूँ बेटा। एनर्जी के टर्म में मैंने क्या लिख दिया, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी का मतलब बेटा यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट है। तो एक सी से एक सी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, मैं स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पर मैं वी कर सकता हूँ, गॉट इट। तो मैं क्या कर दूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी आ जाएगा, और एम वी जो होता है बेटा हम जानते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, इसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम पी का मतलब क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है। तो मतलब लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इक्वेशन इज नोन एज डी ब्रोगली, जो वेवलेंथ को इंडिकेट करा इलेक्ट्रॉन की, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन है जी, डी ब्रोगली इक्वेशन है। ये बात को समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है ना। इसके ऊपर हमारे एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, एक नहीं कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अब इसको पेन और कॉपी उठाइए और एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करना स्टार्ट कर दो। अब गॉट इट। डी ब्रोगली इक्वेशन पे सारा जो मैटर लिखा हुआ है ये हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में है। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल किस किस टाइप से आते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। हमारे एनसीईआरटी में, हमारे रेफरेंस बुक में एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए फटाफट से नोट करिए। पहले हेडिंग लगाओ बेटा, डी ब्रोगली इक्वेशन, और ब्रैकेट में कर लो डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या पॉइंट लिखा मैंने? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैटर ऑल्सो हैव डुअल नेचर। वन इज पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा लिखना बेटा वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर के नीचे लिख लेना द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैटर विच मूव विद ए हाई स्पीड, देन सच ऑब्जेक्ट और मैटर बिहेव लाइक ए वेव लाइक इलेक्ट्रॉन। ये डी ब्रोगली साहब के अकॉर्डिंग है। डी ब्रोगली बोल रहे हैं इसको, और कोई नहीं बोल रहा, डी ब्रोगली ने स्टार्टिंग किया है। तो नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत भी डी ब्रोगली ने किया है। बाद में तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, ये बात सुनते ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारे साइंटिस्ट इनके पीछे लग गए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। कुछ साइंटिस्ट ने इनका सपोर्ट किया, कुछ साइंटिस्ट ने इसको अपोज किया, लेकिन सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट बहुत सारे थे और कहीं हद तक क्या वो बात बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये बात बिल्कुल सही बोला जा रहा था, ठीक है ना। अभी देखो बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आएगा जो आप लोग अब तक नहीं सीख रहे हैं, वो आप लोग बहुत क्लियरली सीख जाएंगे इसी डी ब्रोगली। यही चीज़ मेरा कॉन्सेप्ट है, यही हमारे एंट्रेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट जब डेवलप होंगे हमारे अंदर तब एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन हम डील कर पाएंगे, राइट। इनको लिंक बनाना जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट को लिंक बनाना जरूरी होता है, राइट। पहले हमने थॉमसन मॉडल कराया, फिर रदरफोर्ड मॉडल कराया, फिर उनकी लिमिटेशन भी कराई थी, ड्रॉबैक कराए थे, फिर नील बोर कैसे आया वो बताया था मैंने, है ना। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन भी किया। फिर उसके बाद में डी ब्रोगली साहब ने बिल्कुल अपना ही स्टेटमेंट बदल दिया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो उसके लिए डी ब्रोगली साहब ने इक्वेशन दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है जिसके अंदर मास और वेलोसिटी होती है तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है जिसकी वेवलेंथ इतनी होती है। एच का मतलब जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है, और पी का मतलब बेटा मोमेंटम है, एम और वी दिया हुआ है यहाँ से। हो गया। अब इसका ऐसा डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस लाइक ए वेव। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बोल दिया उन्होंने, इफ इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए पार्टिकल देन इट्स एनर्जी कितनी होती है भाई, आप जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू को हम C अपॉन लैम्डा भी कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है। तो मैंने न्यू के प्लेस पर इस वैल्यू को प्लेस कर दिया। फिर आइंस्टीन साहब ने बोला कि भाई मास और एनर्जी का वो तो पहले बोल दिया था, बस डी ब्रोगली ने इनको रिलेट कर दिया, दोनों की इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को रिलेट कर दिया, और रिलेट करके जो C है C से कट जाएगा, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम, C के प्लेस पर मैंने V लिख दिया, वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है। फिर यहाँ पर मैंने लैम्डा इक्वल टू एम अपॉन एच अपॉन एम वी, और एम वी हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, P हमने डोनेट कर दिया। यही हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन है। सही है भाई, बात समझे यहाँ तक? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। अब मैं बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा रहा हूँ आपको। डी ब्रोगली के ऊपर किस किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फटाफट से इसको नोट कर लो जल्दी से। मैं इधर से क्वेश्चन को, ये मैटर को यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, और इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे दे रखा है जरा देखो फटाफट से। ये एनसीईआरटी में हमारा मैं ज़रा इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ यहाँ से, आप लोग भी इसमें फटाफट से नोट करिए। ये हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा सुनो भाई। कह रहा है इफ़ द वेलोसिटी, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इस, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी से घूम रहा है, इज
19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो क्या करना बेटा, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद इट, तो उसको निकालना है। तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ तो समझ में आएगा, डी ब्रोगली इक्वेशन लगेगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसमें वेलोसिटी दे रखा है भाई, इसमें आपको वेलोसिटी दे रखा है। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करिए, और जब इसको सॉल्व हो जाए, जो आंसर आ जाए, तो इसके क्रॉस चेक करने के लिए इस लेक्चर को कंटिन्यू कर देना, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ। सही है, सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो सॉल्यूशन आप मैच कर लेंगे। और जहाँ गलती करेंगे बेटा, वहाँ पर आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पर हमने गलती किया है, वो गलती को आप सुधार लेंगे साथ में। अब सुनो ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ तो लैम्डा इक्वल टू h/mv है, राइट। अब इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, m का मतलब क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पहले से फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, गॉट इट। h का मतलब पता है हमें 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी हमें दे रखा क्वेश्चन में 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा निकाल देना है, बस वैल्यू सारी मिल गई। m और h की वैल्यू नहीं दिया होगा कभी भी, ये तो फिक्स होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए भाई। केवल यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन का यूज कर दिया, और h/mv, m ऑफ मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, सबकी वैल्यू पुटअप कर दो भाई। 6.67 इंटू 10⁻31 अपॉन m का मतलब होगा 9.31 का मतलब 34 दिखा बेटा यहाँ पर, इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी दे रखा है 2.19 इंटू 10⁶। इन सब को कैलकुलेट करना है, केवल कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। मैं इसकी कैलकुलेशन सीधा मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर। इसका बेटा आंसर जो आ रहा है, कंप्लीट जो आंसर आ रहा है, वो 332 पिकोमीटर आ रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 332 पिकोमीटर इसका वेवलेंथ आ रहा है, 332 पिकोमीटर इसका वेवलेंथ आ रहा है, गॉट इट। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन हुआ। अब इसके एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन भी करेंगे। ये भी बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, और मैं आपको क्वेश्चन का नंबर भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 57, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 57। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 है, ये भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या करा जरा सुनो, देखो 57 में देखो, बहुत लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन कुछ मतलब नहीं है, बस आपको वैल्यू पता होगा, डी ब्रोगली इक्वेशन लगाना, खत्म बात। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है बेटा, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या कह रहा है, प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली, राइट, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, राम कथा लिखी हुई है बेटा। बस क्वेश्चन तो एक ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग पता नहीं क्या क्या दे रखा है, लेकिन हम इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफन यूज फॉर द highly magnified image of biological
बायोलॉजिकल पर्पस एंड अदर टाइप ऑफ मटेरियल। देख लीजिए क्वेश्चन में देखते कंफ्यूज होंगे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस माइक्रोस्कोप इज 1.6 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी बात बोला तभी काम पे आया। बस यहाँ पर क्या करा बेटा, वेलोसिटी दे रखी है ये लो, तो हमें क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv, m दे रखा है, v दे रखा है, h दे रखा है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 6.67 into 10⁻⁴/9.1 into 10⁻31 into 1.6 into 10⁶ कैलकुलेट करके इसका आंसर आपका निकल जाएगा बहुत आराम से। वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन की लैंग्वेज बस आपको परेशान करेगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको प्रॉब्लम मिलाएगी, और कुछ नहीं करना बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब फटाफट से दोनों क्वेश्चंस को नोट करो, फटाफट से दोनों क्वेश्चंस को नोट करो। दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, किसी भी बुक में जाइए, कहीं पर भी जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व इसी टाइप से करना है आप लोगों को, क्वेश्चन को सॉल्व इसी टाइप से करना बेटा, राइट। हमारी एनसीईआरटी में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और दे रखा है, हमारी एनसीईआरटी में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 भी क्वेश्चन दे रखा है, इसी टाइप से आप ले कर लेंगे। तो बेटा ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 59 एनसीईआरटी का ये बेटा होमवर्क है, ये आपको करना है कंप्लीट अपने आप। बिल्कुल एस जैसा ही क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ही निकालना है ना, सिंपल जनरल फॉर्मूला लगाना जो हमने देखा यहाँ पर। गॉट इट? बात समझ गए? फटाफट से इन क्वेश्चंस को नोट करो और इसके सॉल्यूशंस को भी आप नोट करिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन लिखना बेटा, ये भी हमारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में दे रखा, मतलब एक्सरसाइज में दे रखा है, और ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और 59 आप अपनी तरफ से करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस को साथ साथ में करते चलिए, एक एक क्वेश्चंस को साथ साथ में कंप्लीट करते चलना बेटा, एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करना सबको। गॉट इट? नोट हो गया भाई? कंप्लीट हो गया? चलिए अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ ले आ रहा हूँ। अब जैसे डी ब्रोगली साहब ने बोला कि भाई कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या मैटर हाई स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए वेव, और उसको ऐसे इक्वेशन देके इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब बेटा इसको सपोर्ट करने वाला एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है हाइजेनबर्ग। इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया तो हमें यहाँ पर उस हाइजेनबर्ग ने एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दे डाला इसके सपोर्ट में कि भाई ये बात सही बोल रहे हैं, ये बात सही बोल रहे हैं। इसीलिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग स्टडी करेंगे, जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके सपोर्ट में ही ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट दे डाला कि भैया बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। चलिए अब मैं क्या बोल दिया बेटा, मैंने डी ब्रोगली, मैंने क्या बोल दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल बेटा क्या होता है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, और इस
कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी खास बात है जो आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसमें, हाइजेनबर्ग सपोर्ट द डी ब्रोगली सपोर्ट किया। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल, ध्यान देना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम, साइमल्टेनियसली। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला मैंने, जो बोला मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इस बात को मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया। तो ये हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन, इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। अगर एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता तो उसका पोजीशन और मोमेंटम हमें पता होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब ऊपर नीचे इस टाइप से रिवॉल्व करेगा तो उसका पोजीशन और मोमेंटम हम पता ही नहीं कर सकते हैं। उसका मोमेंटम क्या हम पता ही नहीं कर सकते। इस बात को मेरी ध्यान से सुनना बेटा, इस बात को मेरे ध्यान से सुनना। तो मतलब ये होगा कि कोई भी एटम है, इसके सराउंडिंग में कोई ऑर्बिट लगा है और इस ऑर्बिट के सामने इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। मतलब इसको मैं पहले दो चीज़ समझाता हूँ बेटा मैं। यहाँ पर ध्यान से एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट मूव में ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग न्यूक्लियस है, ऑर्बिट लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। तो जब वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा तो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम क्या रहेगा इसमें, अनसर्टेन रहेगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नोट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नोट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ये स्ट्रेट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसका क्या होगा, पोजीशन एंड मोमेंटम क्या रहती है बेटा, सर्टेन होती है। लेकिन ये चीज़ तो हमारा गलत है। अब तो डी ब्रोगली साहब ने इसको शू कर दिया और आप जानते हैं कि बेटा इस टाइप के हम मॉडल में पोजीशन को और मोमेंटम को हम एक साथ में नोट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अनसर्टेन हैं, पता ही नहीं है कहाँ पर जाए, किस टाइप से जाए। तो ये ध्यान से आपको बात याद रखनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। इसमें जो ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है बेटा फिक्स होता है, लेकिन इसका जो ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है जिस पे वो मूव कर रहा है वो डिफरेंट है। तो पोजीशन और मोमेंटम क्या रहेगा, इसमें फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। अब जरा सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द पोजीशन एंड momentum is greater or equal to the
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 4 पाई, है ना। हाइजेनबर्ग ने एक्सपेरिमेंटली बोला कि पोजीशन और मोमेंटम जो होता है वो या तो ग्रेटर रहेगा, इक्वल रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल किसके रहेगा, NH अपॉन 4 पाई, मतलब डेल x डॉट डेल p, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर और इक्वल टू द NH अपॉन 4 पाई। ये मल्टीपल होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। बस यहाँ पर n का वैल्यू चेंज होता रहेगा, वो देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, किस ऑर्बिट में किस एनर्जी लेवल में घूम रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा, वो उसके ऊपर बेस्ड होगा बेटा। गॉट इट? बात मेरी यहाँ तक समझ गए आप लोग? बिल्कुल, बहुत बढ़िया से, बहुत ध्यान से समझना। डेल एक्स का मतलब क्या बेटा? डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, ये पोजीशन बोल रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ पर पोजीशन। डेल पी का मतलब क्या है यहाँ पर? मोमेंटम है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, जिसको डेल पी को हम क्या कर सकते हैं, डेल पी को हम m इंटू डेल वी भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि मोमेंटम तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा। यहाँ पर n जो लिखा है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है जी, क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। h का मतलब जानते ही हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको जानते हैं। अब मैं क्या काम कर दूं बेटा, मैं इन दोनों को एक साथ में डिटरमाइन नहीं कर सकता, दिख रहा है आपको मैथमेटिकली, तो मैं अगर इसको अलग अलग निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? देखो पहला फॉर्मूला, डेल एक्स अगर निकालेंगे तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, NH अपॉन 4 पाई इंटू डेल पी, और डेल पी को m इंटू डेल वी भी लिख सकता हूँ। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, देखो ध्यान से। दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, अगर मैं मोमेंटम निकालना है, डेल पी इक्वल टू, तो मैं क्या काम कर दूंगा, NH अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स। अब मोमेंटम को मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, m इंटू डेल वी इक्वल टू NH अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स। और वेलोसिटी मास तो हमें फिक्स है, तो मास तो हमें यहाँ रखना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब डेल वी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू बेटा NH अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स इंटू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइनल हमारा फॉर्मूला ये होगा, या हमारा इसको मोमेंटम निकालना हो तो मोमेंटम, या वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी। तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उसको हम बारी बारी से एक एक करके निकाल सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि बेटा हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, और डी ब्रोगली साहब बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो एक वेव की तरह मूव कर रहा है, तो इसका पोजीशन भी फिक्स नहीं रहेगा और उसका मोमेंटम भी फिक्स नहीं रहेगा। इसीलिए एक साथ में पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल होता है। और मैथमेटिकली इसको हाइजेनबर्ग ने मोमेंटम और पोजीशन के चेंज को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 4 पाई के ग्रेटर या इक्वल बता दिया। अब उसके हिसाब से हम मोमेंटम भी निकाल सकते हैं या पोजीशन निकाल सकते हैं एक टाइम में। इनमें दोनों में से एक चीज़ वैल्यू दिया होगा तभी आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियसली कभी नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता रहता लगातार, तो उस टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम दोनों सर्टेन होते हैं। मैंने नील बोर मॉडल में क्या बोला था, एनर्जी भी फिक्स होती है, रेडियस भी फिक्स होता है। रेडियस का मतलब बेटा पोजीशन, राइट? और उसका मोमेंटम भी क्या होता है, वो भी फिक्स होता है। मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे NH अपॉन 2 पाई, लेकिन यहाँ बोल दिया कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ में डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको हम बारी बारी से, क्योंकि इस टाइम अब वो क्या कर रहा है, वो अब ऐसे नहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे घूम रहा है, तो उस टाइम पर इसका मोमेंटम हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, उसका रेडियस या डिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, पोजीशन बोल सकते हैं, जो इस टाइप से निकालेंगे। तो फटाफट से बेटा इस चीज़ को एक एक करके नोट करना है। पहले हेडिंग लगा लो आप लोग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आराम से नोट करना, बहुत आराम से नोट करना, क्लियरली नोट करना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझकर, ठीक है ना? कॉपी नहीं भरनी है बेटा, ये नहीं कि आप नोट करने काम है, समझ में आए या ना आए, बिल्कुल नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है
तो लेक्चर को रोक कर उसे रिपीट करो दोबारा से। तब भी आपको बात पल्ले नहीं पड़ रही है तो उसी टाइम पर मेरे पास कॉल करिए बेटा, उसी टाइम पर कॉल करिए कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको उसी टाइम पर आपके डाउट को क्लियर करूँगा, राइट। लेकिन बिना डाउट क्लियर करे आगे नहीं चलना बिल्कुल भी। ये बात फिक्स रख लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए कहीं पर। डाउट को क्लियर किए बिना आपको आगे चलना ही नहीं है क्लास में। रुक जाइए वहीं पर और कॉल करिए। कॉल करने पर जब मैं आपको क्लियर करा दूंगा उसके बाद में वहीं से स्टार्ट करना, तब देखना बेटा टॉपिक और चैप्टर हमारा कितना क्लियरली, बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन फटाफट से आप निकाल पाओगे। गॉट इट? चलिए फटाफट से नोट करिए। इसमें पहला पॉइंट लिखना बेटा, हाइजेनबर्ग सपोर्ट द डी ब्रोगली। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। ये बात ध्यान रखना जरूरी। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ में, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एक साथ में, क्योंकि जब रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन एज ए वेव तो उसकी मोमेंटम पोजीशन अनसर्टेन होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में, जैसे रदरफोर्ड मॉडल में और नील बोर मॉडल में ऐसा होता था, इलेक्ट्रॉन पार्टी की तरह बिहेव करता था, उस टाइम में पोजीशन मोमेंटम फिक्स था, सर्टेन था। लेकिन अब सर्टेन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। इसीलिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं डी ब्रोगली को, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं डी ब्रोगली को, और वो मैथमेटिकली कहीं हद तक बहुत सही भी था। तो इसको फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटा कि डी ब्रोगली के ऊपर किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। हाइजेनबर्ग के जो डी ब्रोगली पर क्वेश्चन पूछे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, जो हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको भी हमें सर्टेन करना है, इसको भी हमें निकालना सीखना है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इन टाइप के क्वेश्चन पर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन स्किप नहीं कर देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। और हमारे एंट्रेंस लेवल के एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जैसे आपका जेईई मेंस एडवांस में और नीट एम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब मैं इस चैप्टर को, ये हमारा इस संडे को हमारा जो कॉम्पिटिटिव बैच चलेगा बेटा, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का ही कॉम्पिटिटिव बैच चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉम्पिटिटिव बैच ही चल रहा है। तो इस संडे को आप जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप से हमने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी होती है। गॉट इट? तो आपको अच्छे से उसको डील करना है। चलिए फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से। नोट हो गया बेटा? चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और इसके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मैं केवल अभी स्कूल लेवल के क्वेश्चन, इस बैच में हम केवल स्कूल लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। संडे को और सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी बेटा, उसमें हम केवल इस चैप्टर के अंदर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है केवल उनको करेंगे। वहाँ पर कोई स्कूल लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा। और इस बैच में जो हमारा नॉर्मल बैच, रेगुलर बैच चल रहा है, इसमें कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की बात नहीं होगी, क्योंकि फिर मिक्सअप हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। इसीलिए स्कूल लेवल को स्कूल लेवल की तरह पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल को बहुत बेहतरीन तरीके से कॉम्पिटिटिव लेवल की तरह ही पढ़ेंगे, राइट? उसमें कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो चीज़ हम देखते हैं। बेटा कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन कोई अलग से नहीं पूछ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी इन्हीं में से कॉन्सेप्ट्स में, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आता है, यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे। बस अंतर ये होता है कि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछेगा कॉम्पिटिटिव लेवल में, वो कॉम्पिटिटिव लेवल की लैंग्वेज क्वेश्चंस की बहुत टिपिकल होती है। उन्हीं लैंग्वेज को सीखना है, उन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है बेटा। कॉम्पिटिटिव लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये होता है हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज को सीखना होता है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज किस तरह से पूछता है क्वेश्चंस को, ये चीज़ बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए, राइट? तो चलिए मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, और क्वेश्चन क्या है जरा सुनिए ध्यान से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही दे रखा है ये क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या बेटा जरा सुनो। यहाँ पे कह रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is measured
within an accuracy of 0.002 नैनोमीटर। पोजीशन दे रखी है 0.002 नैनोमीटर में इसकी पोजीशन दे रखी है, राइट। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट करनी है बेटा, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, इन द मोमेंटम, राइट, इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकालिए बस आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, क्वेश्चन को सॉल्व करो। किस टाइप से सॉल्व करना है, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो फटाफट से। पोजीशन दे रखा बेटा, क्या दे रखा, पोजीशन दे रखा, डेल एक्स दे रखा है, डेल पी निकालना है, बात खत्म। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के ऊपर मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही कराया हुआ है, गॉट इट। अच्छा जी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ए गोल्फ बॉल, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। If the speed can be measured within accuracy of 2%, समझना बेटा ध्यान से, 2%, कैलकुलेट करना, फिर कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। देखिएगा बेटा, परसेंटेज दिया हुआ है, ये बात आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस बार इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा, एक गोल्फ बॉल बोल रहा है बेटा, गोल्फ बॉल बोल रहा है, राइट। ध्यान रखना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ये हमारा कोई भी मैक्रो बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन उसके अंदर स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए, उसके अंदर स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। तो मैं अगर इसकी बात करूंगा बेटा, डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू एन एच अपॉन 4 पाई, मुझे मोमेंटम निकालना, तो डेल पी को बाहर निकाल दिया, एन एच अपॉन 4 पाई डेल एक्स। तो डेल पी इक्वल टू, मैं सबकी वैल्यू, जब जहाँ पर एन की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो इसको 1 मान लिया जाता है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14 या 22/7 कर देंगे आप लोग। डेल एक्स का वैल्यू दे रखा बेटा कितना, 0.002 नैनोमीटर में है, तो आप लोग क्या कर देंगे, इंटू 10 की पावर माइनस 9। नैनोमीटर को आप जानते हैं कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है बेटा, 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होता है। तो नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन को मुझे मीटर में चेंज करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये नहीं उसमें सॉल्व कर देंगे आप लोग। तो इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है बेटा, तो आपको सॉल्व करना है, अपने आप से करना है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। मैं इसका सीधा आंसर लिख देता हूँ जो मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। अब इसका आंसर बेटा क्या है, इसका आंसर आपका दे रखा है, जो आंसर निकल के आया है 2.638 इंटू 10 की पावर माइनस 23, क्या दे रखा है 2.63 इंटू 10 की पावर माइनस 23 दे रखा है इसमें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल वे में आप सॉल्व करना केवल इसको, गॉट इट। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए पहले फटाफट से, दूसरा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन नहीं बेटा, यहाँ पर क्या करा है इसमें, एक गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40, एम दे रखा है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ बेटा, एम इक्वल टू दे रखा है 40 ग्राम, ठीक है।
स्पीड है v हमें दे रखा है 45 मीटर पर सेकेंड, ये भी ठीक चलो। लेकिन इस स्पीड के अंदर बेटा एक्यूरेसी कितनी है बेटा 2%। तो मैं इसमें एक्यूरेसी निकाल लेता हूँ। एक्यूरेसी है 45 इंटू 2/100। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे बेटा। तो 45 इंटू 2% की एक्यूरेसी है, तो इसको सॉल्व करूँ कितना आ जाएगा 90/100, तो कितना आ जाएगा 0.9 हमारी एक्यूरेसी आएगी मीटर पर सेकेंड। तो v इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकेंड जो एक्यूरेसी है वो निकल के आई। इतनी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का ध्यान रखना जरूरी है। परसेंटेज जिसका एक्यूरेसी निकालना है उसका हमें परसेंटेज निकाल देना है। तो आप जानते हैं अब हम क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो क्या कर दिया, डेल x इक्वल टू NH अपॉन 4 इंटू m इंटू डेल v। ये डेल v है, एक्यूरेसी है डेल v की। तो मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा, डेल x इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 इंटू कितना कर दें भाई 3.14 इंटू मास दे रखा बेटा कितना, वो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिखना इस बार, वहाँ पे दे रखा है गोल्फ बॉल का मास दे रखा है, इस बार 40 कर देना है। कभी इलेक्ट्रॉन का मास आंख बंद करके लिख दो, क्योंकि यहाँ पर गोल्फ बॉल की बात करा ना कि इलेक्ट्रॉन की बात करा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, इसलिए मास इलेक्ट्रॉन का रखना पड़ा। गॉट इट। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। इनटू डेल वी कितना बेटा 0.9। सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस 33, 1.34 इंटू 10 की पावर माइनस 33 मीटर। ये हमारा आंसर 1.34 या 1.46 है। एक्चुअल में आंसर में 1.46 है, तो आप 46 ही लिख दीजिए, 46 लिख दीजिए बेटा। तो 1.46 इंटू 10 की पावर माइनस 33 मीटर में इसका आंसर आएगा। इस टाइप से हमारे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चन किए जाएंगे, राइट। दोनों ही हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लेना बेटा, बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या होगा, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ और उनके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। नील बोर की हमने लिमिटेशन पढ़ी है। दूसरा हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है और उसके ऊपर क्वेश्चंस किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया बेटा, राइट। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे और फिर हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रियली में बहुत ईजी टॉपिक भी है। वो बहुत ईजी टॉपिक भी है, बहुत इजी टॉपिक है, उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत इजी टॉपिक, मज़ा तो बेटा इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि बहुत तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहा हूँ आपके पास तक, राइट। अगर आप इतनी बात भी नहीं समझेंगे जितना मैं बता रहा हूँ, जितने तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो बेटा फिर तो आपके पास में बहुत गड़बड़ी है, ठीक है ना। फिर आपको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको चीज़ों को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है, तभी ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, राइट। इन टॉपिक के ऊपर हम लोग अलग से क्वेश्चंस करेंगे, सारे इन टॉपिक के ऊपर अलग से क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। जितने भी असाइनमेंट मैं आपके पास सेंड करूँगा, उन असाइनमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, गॉट इट। तो चलिए आज के लिए हम इतनी क्लास रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और क्वांटम नंबर्स पर डील करेंगे, जो हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स में आएगा, राइट। तो टॉपिक लगभग हमारा फिनिश होने वाला है। क्वांटम नंबर्स है, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल है, इनको हमें पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन चीज़ों को सीखना, इन चीज़ों को लर्न करना बहुत ज़रूरी होगा बेटा, राइट। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, नई एनर्जी और नए लगन के साथ में। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, बढ़िया से पढ़ते रहना आप लोग।